नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। छात्राओं से धोखाधड़ी करने वाले 3 शिक्षक को 1 साल का कारावास। जंगली सुअर का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को 1 साल का कारावास। दस्तक अभियान में खुली महिला बाल विकास की पोल, 37 कुपोषित बच्चे मिले। पद्मेश की खबर का हुआ असर, जोधी टोला में लगा स्वास्थ्य शिविर। अपनों का इंतजार कर रहा नक्सली महिला का शव। ट्रेन दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। और गर्भपात के दौरान महिला की मौत, आरोपी फरार। और अब खबरें विस्तार से। छात्रों को बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरकर परीक्षा में पास करवाने के नाम पर वसूली करने वाले 3 शिक्षकों को 1 साल की सजा सुनाई गई है। गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेश शर्मा की न्यायालय ने चांगुटोला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अतिथि शिक्षक सिंगराम कुड़ापे, वीरन सिंह मरावी और तीरथ सिंह वरकड़े को 1 साल की सजा और 1000 रुपए का अर्थदंड दिया गया है। पूरा मामला इस तरह से है। फरियादी जितेंद्र गौतम निवासी गोरखपुर, जिला सिवनी, अन्य 10 विद्यार्थियों के साथ फरवरी 2013 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांगुटोला के अतिथि शिक्षक सिंगराम कोड़ापे द्वारा 10वीं और 12वीं के स्वाध्याय फॉर्म भराकर पास कराने की बात कहते हुए उनसे धनराशि वसूल की गई थी। जांच में शासकीय उच्चतर महाविद्यालय चांगुटोला उपरोक्त तीनों शिक्षकों द्वारा 10वीं 12वीं के परीक्षा के नाम पर धनराशि वसूल करने का मामला सही पाया गया, जिसमें तीनों शिक्षक दोषी पाए गए, जिसके आधार पर उन्हें सजा सुनाई गई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कटंगी ने कटंगी वन परिक्षेत्र में अक्टूबर 2015 में ग्राम पोनिया के आरोपी बाजीराव को वन्य प्राणी सुअर के मांस पकाते हुए गिरफ्तार किया था। इस दौरान उसके साथ छन्नूलाल, राम सिंह, सुरेंद्र की भी गिरफ्तारी हुई थी। इन सभी को वन्य प्राणी के शिकार के मामले में दोषी पाया गया है और 1 साल का कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी तीनों आरोपियों द्वारा वन्य प्राणी सुअर को करंट लगाकर मारा गया था, जिनके कब्जे से विद्युत तार, छुरी जब्त की गई थी। फोरेंसिक जांच के दौरान विशेषज्ञों के समक्ष इस बात की पुष्टि की कि आरोपी द्वारा ही सुअर का शिकार किया गया था। वह उससे धारदार हथियार छुरी से काटा गया था। करोड़ों का बजट और ना जाने कितनी योजनाएं, फिर भी जिले के भीतर महज 10 दिन की दस्तक योजना में 37 कुपोषित बच्चे मिल गए हैं, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं। 37 कुपोषित बच्चों ने जिले की महिला बाल विकास विभाग की योजना की पोल खोल दी है कि योजना कितनी कागजों पर दौड़ रही है और कितनी हकीकत पर। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कितने बुरे हाल हैं। वैसे तो समझ नहीं आएगा कि तेरी बहुत सारी जांच आई है। बीते दिनों आंगनवाड़ी की मैडम घर पर आई, जिसने बताया कि हमारी बिटिया का वजन कम है। उसके बाद अब पुनर्वास केंद्र भेजा गया है। ये आपकी बेटी है? हाँ। क्या नाम है उनका? आरुष उराड़ी। अच्छा, कब पता चला कि इसका वजन कम है? आंगनबाड़ी गए थे जब तक। कब गए थे आप? मैडम आए थे घर में। हाँ। उन्होंने बताया था। उन्होंने क्या बताया था उन्होंने? वजन कम है, बच्चा कमजोर है। अच्छा, कितना वजन बताया आपको? मैडम ने बताया थे 6 किलो 700 ग्राम। 6 किलो 700 ग्राम। अच्छा, तो क्या वजह से वजन कम हुआ था, कुछ पता बताया नहीं क्या उन्होंने? खान पान में कम है। अभी बच्ची की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है। ठीक है। कब भर्ती करवाए थे यहाँ पर? कल करवाए थे। कल करवाए थे। क्या बच्चा कुपोषण में आ रहा है क्या आपका? हाँ, कुपोषण में आ रहा है? मैडम ने बताया था सर। अच्छा, बताया, इसीलिए भर्ती करवाया था।
शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पी.के. पराशर बताते हैं कि दस्तक अभियान के दौरान लगातार स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों का परीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान जांच में कुपोषित बच्चे मिल रहे हैं। इस कारण बच्चों की संख्या अचानक बढ़ गई है। सर अभी देखा गया कि नर्सिंग में सर कितने बच्चे भर्ती है? अभी दस्तक अभियान चालू है इस और इस कारण से क्या है कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य कार्यकर्ता घरों पर जा कर के दस्तक दे रहे हैं, उनका बच्चों का परीक्षण कर रहे हैं और जो बच्चे कमज़ोर हैं उन बच्चों को ला करके अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, जो भी आवश्यक जांच होती है वो करा रहे हैं। इस कारण से अभी कुछ बच्चों की भर्ती होने की संख्या कुछ बढ़ गई है। सर 37 बच्चे बताया जा रहा है। अभी लगभग मेरी ज्ञात से लगभग 37 बच्चे भर्ती होंगे। सर किस तरीके का उपचार किया जा रहा है बच्चों में? देखिए, जो भी बच्चा आता है उसका सबसे पहले हम उसका कुपोषण तो नहीं है, उसका पोषण किस तरह का है वो उसकी जांच करते हैं। इसके लिए हम उसकी MUAC हाथ की जांच करते हैं, वजन लेते हैं, खून की जांच करते हैं, हाइट नापते हैं और उस हिसाब से देखते हैं कि वो कुपोषण की यदि कुपोषित है तो किस श्रेणी में आता है और जिस श्रेणी में आता है उस हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। सर एक बच्ची सर कुमारी से भर्ती हुई आरूसी उदाहरण करके, वो सर क्या कुपोषण की श्रेणी में आ रही है? कुपोषण की श्रेणी में आ रही थी और उसका इलाज जारी है। अभी स्थिति ठीक है सर? अभी स्थिति ठीक है। इस वर्ष अजीब संयोग यह पड़ रहा है कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन साथ आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी विडंबना और बड़ी असमंजस की स्थिति ऐसी महिलाओं के साथ है जो शासकीय और निजी सेवाओं में कार्यरत हैं। ऐसी कुछ महिलाओं से पद्मेश न्यूज की टीम ने जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पहले राष्ट्र प्रेम फिर त्योहार मनाएंगे। चलिए सुनते हैं क्या कहा महिलाओं ने। ठीक है मैडम, वो तो समय ऐसा है, दोनों को मैनेज तो करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग पहले अपने राष्ट्रीय पर्व को सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता देंगे जी। उसके बाद फिर अपने भाइयों को राखी बांधने का कार्यक्रम करें। देखो इशू तो है, दोनों ही फेस्टिवल्स इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। 15 अगस्त तो राष्ट्र का त्यौहार है, तो पहले हम 15 अगस्त ही मनाएंगे। उसके बाद अपना टाइम मैनेज करते हुए फिर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा उत्सुकता होती है ना, राखी बनवाना ये सब चीज़ें, तो फिर उनके लिए टाइम निकाल के अलग से इस तरह से आप मैनेज करेंगे। हाँ, चाहिए उसकी ऐसी कोई बात नहीं। पहले तो अपन 15 अगस्त मनाएंगे जी, उसके बाद हम रक्षाबंधन जी। परसवाड़ा मध्य प्रदेश डेढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला बालाघाट द्वारा समूचे जिले में संचालित स्व सहायता समूह के सदस्यों को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण 8 से 12 जुलाई तक आदर्श सामूहिक प्रशिक्षण केंद्र ब्लॉक परसवाड़ा जिला बालाघाट में दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यालय परसवाड़ा के जनपद पंचायत परसवाड़ा के समीप भवन में गुरुवार को प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान 4 दिवसीय प्रशिक्षण में 3 विकासखंड बैहर, बालाघाट, परसवाड़ा ब्लॉक से आए हुए 40 स्व सहायता समूह के सदस्यों को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में सुपर ट्रेनर ममता बिसेन और सावित्री दशहरे द्वारा वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिया गया। सर मैंने इन्हें पहले तो प्रशिक्षण ये सिखाया कि पहले आए तो पूजा और प्रार्थना हुई, फिर उसके बाद में हमें कौन शिक्षा के सरिता चौहान, उर्मिला, सपना ठाकरे। NRLM अंतर्गत समूह के प्रशिक्षण के तारतम्य में वित्तीय साक्षरता के संदर्भ में ये प्रशिक्षण था, जो कि जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि महिला जो हमारे समूह हैं उनमें जो बचत के आते हैं उसे और भी मजबूत करना रहा है और जो भी उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियां हैं उसको किस तरीके से हम वित्तीय जो सबसे बड़ा जो हमारी समस्या वित्त है उसको कैसे मैनेज करें और भविष्य को अपना संवारें और अपने परिवार का भविष्य संवारें और अपने साथियों का आस पड़ोस का, उसके ऊपर ये प्रशिक्षण है। साथ ही साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार देव शयन के बाद विवाह आदि मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। चातुर्मास के 4 माह धर्मपरायण, तीर्थाटन, भागवत श्रवण, जप, तप तथा व्रत का नियमन होगा।
साथ ही विष्णु तथा शिव से संबंधित विशेष पर्व तथा त्योहार मनाए जाएंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित भूपेंद्र कुमार दुबे के अनुसार आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी पर चातुर्मास के व्रत का नियमन शुरू हो जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार चातुर्मास के 4 माह भगवान विष्णु सृष्टि का भार भगवान शिव को सौंपकर राजा बलि के यहाँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। इस बार 12 जुलाई को शुक्रवार के दिन विशाखा नक्षत्र, साध्य योग तथा तुला राशि के चंद्रमा की साक्षी में देवशयन होगा। पंचांग की यह स्थिति एकादशी के व्रत के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इसको हर्षयनी एकादशी के नाम से हम लोग जानते हैं और वैसे तो हिंदुओं में हर महीने में 2 रात नवरात्र होती हैं, एकादशी होती हैं। बहुतेरे दोनों का एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मुख्य में 3 एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। एक देव शयनी जो अभी कल होने वाली है, इसमें देवताओं के संबंधी जो बड़े बड़े कार्य हैं, जैसे यज्ञ पूजन वगैरह है, स्थापना है, प्राण प्रतिष्ठा वगैरह है, ये बड़े बड़े कार्य सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान अब 4 महीना शयन करेंगे। वैसे तो 6 महीने का विधान है, क्योंकि वो जब देव उठनी एकादशी होती है कार्तिक के महीने में, शुक्ल एकादशी के दिन, तब से कार्य चालू होते हैं। धार्मिक कार्य जो होते हैं बड़े बड़े कार्य करते, तो शादी ब्याह वगैरह, वास्तु पूजन वगैरह तभी होते हैं। इस प्रकार से ये जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट इकाई का कार्यकाल समाप्त होने के कारण नई कार्यकारिणी के लिए निर्वाचन 13 अगस्त को किया जाएगा। चुनाव को विधिवत रूप से संपन्न कराए जाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश नकपुरे को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले गुरुवार को अधिवक्ताओं द्वारा खुशी में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। आज जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट की सामान्य सभा का आयोजित की गई थी, जिसमें सभी अधिवक्ता जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट के उपस्थित हुए, जिसमें पिछले 2 वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा भी पेश किया गया। समस्त स्रोतों से आय सभी अधिवक्ताओं को बताई गई और आगामी 2 वर्ष के लिए चुनाव घोषित किए गए, जो 13 अगस्त को होना है। मतदान 13 तारीख को होगा, 13 अगस्त को। सर, क्या आपका कार्यकाल कब समाप्त हो चुका था? कार्यकाल अभी 14 अगस्त तक शेष है। अधिवक्ता चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी भी रूप में नियुक्त हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश नकपुरे ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उसके लिए पहले सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही पूरा कार्यक्रम तय किया जाएगा। अभी तो चुनाव की तारीख 13 अगस्त के लिए आम सभा से जो आया है प्रस्ताव, उसमें तो क्या कार्यकाल समाप्त हो चुका था? हाँ, कार्यकाल समाप्त हो गया। कैसी क्या प्रक्रिया रहेगी? प्रक्रिया ये रहेगी कि अभी तो हमको सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करना है, फिर चुनाव की घोषणा करेंगे, नामांकन पत्र का भरना है, क्या भरना है, इसकी डेट जो है बाद में घोषित की जाएगी और फिर चुनाव जो है वो 13 अगस्त को संपन्न कराएगा। मध्य प्रदेश शासन ने फरमान जारी करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल के दौरान मानदेय काट ली है, जिसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में बहुत अधिक विरोध का माहौल व्याप्त हो गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगातार 45 दिन तक कलमबंद हड़ताल की थी, जिसका मानदेय शासन ने पहले तो रोक लिया था और अब हड़ताल के दौरान का मानदेय उनके खाते में बाकी बचा पैसा जमा कर दिया गया है। आज मेरे पास आदेश आया है और सारे ज़िलों में भी आदेश आया है कि जो हमने पिछले दिनों 47 दिन स्ट्राइक करे थे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी तनख्वाह राज्य सरकार से 7,000 करा था, जो हमारा 2 बजट पे पैसा था, 60% राज्य का और 40% केंद्र का। और केंद्र सरकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे को 1,500 रुपये बढ़ाया था। उसका आदेश अभी आया है जो जुलाई माह से हमें मिलने का है। पर जो कल बजट पास हुआ है उसमें कमलनाथ मुख्यमंत्री जी जो हमारे नए बने हैं कांग्रेस सरकार के, उन्होंने हमारे बिंदु क्रमांक 16 में हमसे बड़ी बड़ी बातें करी थी वचन पत्र में। पर आज जब देखा गया तो वो राज्य सरकार का जो बजट है उसमें हमारा 60% का जो पैसा मिलता है उसमें से 1,500 तो कटौती कर ली। अगर राज्य सरकार के पास पैसा नहीं, खजाना खाली, तो 10,000 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ही कटौती क्यों? इतने बड़े बड़े टीचर है, शिक्षक है, सभी विभाग के अधिकारी, उनसे भी उनको तनख्वाह काटनी चाहिए आधी। आंगनवाड़ी ही कार्यकर्ता से क्यों उन्हें काटी गई? ये तो गलत है। मैडम, कितना मिलेगा आपको अभी? अब अगर हमारा केंद्र सरकार से 1,500 बढ़ा हुआ है तो हमें कुल मिला के 11,500 मिलना था, पर
केंद्र सरकार का बढ़ा हुआ 1,500 तो हमें मिलेगा। जो राज्य सरकार हमें 7,000 दे रही थी उसमें से 1,500 उन्होंने हमारा कम कर दिया, तो कुल मिला के तनख्वाह हमारी 10,000 ही मिलेगी। तो क्या आगे क्या कुछ रणनीति बनाया जा रहा है क्या? हाँ, अभी हमारे काफ़ी ग्रुप में चल रहा है और सभी जिलों से प्राय मुझे कॉल भी आ रहे हैं। तो सभी जिलों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आक्रोश में है और आने वाले दिनों में ये ना हो कि एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाए सरकार के खिलाफ। पुलिस मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली नंदे का शव अब भी अपने परिजनों का इंतजार कर रहा है। घटना की 2 दिन बाद भी परिजन उसके शव को लेने के लिए बालाघाट नहीं पहुंचे, जिस कारण उनके शव को जिला अस्पताल की मरचूरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है। आपको बता दें कि मरचूरी के बाहर बकायदा पुलिस महिला नक्सलियों की सुरक्षा में लगी हुई है। बचपन में ही नक्सलवाद की राह पर निकल चुकी नंदे अपने परिवार से लंबे समय से दूर थी। अब तो जैसे ही उसका परिवार, दलम और उसके लोग थे, बंदूक उठा चुकी और हिंसा की राह पर चल चुकी नंदे के परिवारजनों ने उसे कब का मरा हुआ मान लिया था। अब तो बस रस्म अदायगी बची है, इसलिए पुलिस भी उसके परिजनों का इंतजार कर रही है कि परिजन आए और जीवन के अंतिम रस्म संस्कार को अदा करे, वरना पुलिस को ही इस रस्म अदायगी को पूरा करना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि दोनों नक्सलियों के परिजनों को सूचना दी गई थी कि मंगेश के परिजन बुधवार की देर शाम को आकर उसका शव लेकर गए। वहीं महिला नक्सली नंदे के परिजन अब तक नहीं पहुँच पाए हैं। जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर जरेरा पंचायत के जोदी टोला गांव में लोगों को अज्ञात बीमारी होने की खबर बुधवार को पद्मेश ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिस पर गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल में कैंप लगाकर सभी पीड़ितों की जांच की और पाया कि बच्चों और बड़ों में खुजली होने वाली कोई बीमारी है, जिसका इलाज शुरू करवा दिया गया है और 3-3 दिन के भीतर कैंप लगाकर सभी मरीजों का इलाज किया जाएगा। अब ये बच्चों की जो है ये जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, कुछ बच्चों के पेरेंट्स को नमी आ गई, दिन रात बारिश हुई, नमी आ गई और ये साफ सफाई नहीं रही तो पसीना वही के वही दबते गया, उसके कारण भी ये माइट फैलता है। ठीक है, ऐसे दिखा भाई, ऐसे दोनों फैला। ये जो खुजली हो रही है आपको, ठीक है ना, मैं अभी बहुत लोगों को समझाया, अभी आपको एक अलग से ये रात में करना है आपको। और एक बेटा तेरे दोस्त लोग कहाँ रहते हो? जाओ उधर चलो बेटा, मैं भी है ना। अच्छा, ऐसे दिखाइए। ये जो बीमारी रहती है, उंगली दिखा भाई, ये देखिए, ये स्टार्टिंग है इस बीमारी की और फिर यही धीरे धीरे अभी मैंने 33 जो बच्चे हैं चाइल्ड उनको चेक किया है और 29 जो है 29 ये गांव के आम लोग हैं जिनको देखा गया है। सर क्या बीमारी है इनको? इनको स्कैबीज जो होता है वो है, स्कैबीज एक त्वचा की बीमारी होती है, उससे इन्फेक्टेड है लगभग ये सारे। क्या सर ये जानलेवा है या नहीं है? नहीं, ये जानलेवा तो नहीं बोलते, जानलेवा नहीं है, किसी तरह से जान जाए ऐसा जोखिम नहीं हो सकता इसमें। फिर भी जो खुजलाहट रहती है इसका पैमाना बहुत तेज रहता है इसमें, क्योंकि इसका जो माइट होता है वो बहुत जल्दी फैलता है दूसरों में। ये कैसे आ गया, मतलब गाँव वालों को कैसे प्रभावित करता है? ये गाँव वालों में ये है, फ्लू होता है एक तरह का ये कीटाणु, तो ये हवा के माध्यम से आ सकता है, पानी के माध्यम से आ सकता है, कांटेक्ट में आने से भी आ सकता है। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फिर ये धीरे धीरे बढ़ते गए। कैसे कंट्रोल किया जाएगा इसको? अब इसके लिए देखिए एहतियात के तौर पे सुरक्षा प्रिवेंशन जो होता है वो मैंने अभी गांव वालों को एक मीटिंग लेके समझाई है और बाकी फिर जो इसके स्कैबिस के अगेंस्ट में जो एंटी स्कैबियल मेडिसिन है उनका वो प्रोवाइड करा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज पांडे बताते हैं कि सभी मरीजों को चर्म रोग से जुड़ी हुई समस्या है जिनकी जांच की गई है और नियमित जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है जो समय पर आकर उनकी जांच करेगी। गाँव में आते कैसे आना हुआ था? ये यहाँ पर शिकायत मिली थी कि बच्चों को कुछ बीमारी हो गई है करके, तो हम लोग आए थे यहाँ पे। हमारे यहाँ जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं मिस्टर कुमरे और हमारे जो मतलब महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उन्होंने परसों भी विजिट किया था, तो लगभग उस दिन 19 बच्चे मिले थे प्राथमिक शाला में। तो उन बच्चों को क्या है, स्किन इन्फेक्शन है ना, फोड़े हैं और किसी को साथ में इसके बीज भी है और कुछ गांव में भी केस मिले हैं। आज फिर से कैंप लगाया गया, तो आज लगभग इस प्रकार के 35 बच्चे और कुछ एडल्ट मिले हैं और बड़े लोग भी हैं जिनको कि शरीर में फोड़ों की शिकायत है। तो वो उनको चूँकि दवाइयाँ चालू हो गई हैं परसों से, तो कुछ सुधार है
और हमारी टीम आने वाले समय में भी नियमित रूप से भ्रमण करके उनको दवाइयाँ देगी और निश्चित रूप से स्थिति में काफ़ी सुधार हो जाएगा। पंचायत के सरपंच संतोष क्षीरसागर बताते हैं कि अब तक बीमारी इतनी अधिक बढ़ी, इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य विभाग की पहली कड़ी गांव में काम करने वाली आशा कार्यकर्ता है। वे पहले ही इस बात की जानकारी अपने वरिष्ठ स्तर पर दे देती तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। सर आज टीम आई है आपके यहाँ पे, कितनों का जाँच की और लगभग बच्चे और वयस्क मिला के 40 से 45 लोग की जाँच की गई है और उन्हें उचित वो भी बताया गया कि इस तरह से हमें रहना है साफ सफाई से और मेडिसिन उपलब्ध कराई गई है। क्या लगता है सर कितनी भारी मात्रा में ये बीमारी लग जाना बच्चों को, बड़ों को, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चूक नहीं लग रही कि जैसे स्वास्थ्य लापरवाही तो है इसमें। किसकी मानते हैं आप लापरवाही? शुरुआती स्तर पर देखा जाए तो ग्राम में सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग का कोई अगर कर्मचारी नियुक्त होता है तो आशा कार्यकर्ता होती है। सबसे पहले तो जवाबदारी उन्हीं की बनती है। इस बीमारी में जो जिस तरीके से बीमारी बढ़ी है 4-5 लोगों में तो लगभग बदर में 80 से 90% तक इस बीमारी से फोड़े उठ चुके हैं। इसका सारा दोष जाता है आशा कार्यकर्ता के ऊपर। मतलब उनकी बेरुखी से ही मतलब ये बीमारी। आज मीडिया के माध्यम से जो टीम यहाँ आई है, अगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपना काम करें, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के योगदान से ही आज इतना बड़ा सूर्य लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मीजल्स एवं रूबेला को लेकर कुछ महीने पूर्व प्रदेश स्तर पर MR कैंपेन अभियान छेड़ा गया था, जिसके तहत 9 महीने से 15 वर्ष के आयु के बच्चों का टीकाकरण किया गया था। लेकिन इस अभियान को सफल बनाने में योगदान देने वाले कर्मचारियों को अब तक मानदेय नहीं दिया गया। आपको बताएं कि इन कर्मचारियों को मानदेय देने के लिए 22 मार्च को NRHM मद में राशि डाली गई थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह राशि लैप्स हो गई। इस संदर्भ में MR कैंपेन के अधिकारी परेश उपलब्ध ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि MR कैंपेन में जिन कर्मचारियों को लगाया गया था उनमें से कुछ कर्मचारियों का मानदेय नहीं दिया गया है, क्योंकि मानदेय देने के पूर्व वेंडिंग की जानी थी, जो न होने की वजह से बजट लैप्स हो गया। यह समस्या प्रदेश स्तर की है। केंद्र सरकार से पुनः बजट मांगा गया है। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा DLED प्रथम वर्ष की परीक्षा लेने के बाद अब तक इनके नतीजे घोषित नहीं किए गए, जिनके कारण प्रशिक्षणार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अंतिम अध्यापन प्रशिक्षण भी अब तक नहीं हो पाया है। मजबूरीवश प्रशिक्षणार्थियों को DLED द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं। इस संदर्भ में डाइट प्रभारी श्री तितर मारे का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर पहले तो 4 जुलाई का था, उसके बाद 10 जुलाई का उन्होंने उसको पोस्टपोन किया है। इसके बाद बहुत जल्दी लिस्ट आ जाएगी और एडमिशन फर्स्ट ईयर का हो जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है और जैसे ही एडमिशन होगा तो उनकी कक्षाएं संचालित की जाएगी। वर्तमान में जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है वे बच्चे अभी आ रहे हैं सेकंड ईयर कक्षा में बैठने के लिए। उनकी फाइनल टीचिंग बची हुई है, जैसे ही वो पूरी हो जाएगी तो फिर उनका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। और सर क्या लिस्ट आने के बाद फाइनल टीचिंग होगी? 10 जुलाई का निर्धारित था सर। अभी बोर्ड तरफ से कोई पत्र नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा और उनकी टीचिंग शुरू हो जाएगी सर। जो भी तिथि आएगी हम आपको अवगत करा देंगे। अच्छा सर, इसमें अभी जो है क्लासेस लग रही हैं, तो कौन सी क्लासेस लग रही हैं? इनको सेकंड ईयर का जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से क्लासेस चालू है और सभी अकादमी के लोग अपने अपने विषय की कक्षाएं ले रहे हैं ताकि उनका पाठ्यक्रम में कोई नुकसान न हो आगे। जिले के ऐसे महाविद्यालय जहां पर स्नातकोत्तर शिक्षण कार्य होता है, वहां पर 60% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों को पहली सूची में प्रवेश का मौका मिल जाएगा। एक दिन पहले ही इन महाविद्यालयों के विषय विभाग के बाहर मेरिट सूची लगा दी गई है। एडमिशन के लिए बाकायदा समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसके बाद दूसरी सूची में चॉइस फिलिंग और दूसरी सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आपको बताएं कि इस पूरी प्रक्रिया में जुलाई महीने के अंत तक पूरी होगी। उसके बाद बची हुई सीटों के लिए तीसरी सूची का भी प्रकाशन किया जा सकता है। जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर लामता क्षेत्र अंतर्गत आने वाली जरेरा पंचायत की जोदी टोला पहुंच मार्ग महीने पहले लोक निर्माण विभाग ने गिट्टी बिछाई और भूल गया, जिसके बाद से इस सड़क पर वाहन चलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। नतीजा, गांव का संपर्क पहाड़ी क्षेत्र से पूरी तरह टूट गया है। ये तो मार्च के पहले से ऐसी सफाई किए थे और गिट्टी बिछाए तो ऐसे पड़ा हुआ। कौन बना रहा था, कुछ मालूम है क्या आपको? वो तो मेरे को नहीं मालूम। बच्चे भी वैन से जाते थे, बहुत दिक्कत होती थी। तो अभी यहाँ से आना जाना हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी बरसात के दिनों में? ये तो गिट्टी बिछा हुआ है तो ऑटो भी नहीं चल रहा है ठीक से और वैन भी बंद हो गया है। तो परेशानी हो रही है।
क्या नाम आपका? बच्चे जाते थे कुमारी बहन से, तो रोड के कारण बच्चे सब बंद हो गए, गांव में एडमिशन करवा दिए। बस वो धापेवाड़ा से जरेरा तक बन रही, जरेरा तक। हाँ। और इधर साइड में? इधर तो बन ही नहीं रहा है, क्या करेंगे साहब लोग तो बनवाएंगे जब तो होगा। अच्छा, क्या परेशानी जा रही है अभी? तो क्या है, गाड़ी मोटर चल रहा है तो वही दलखा टिकट से बराबर चल रहा है। अच्छा, मैंने सुना हूँ कि बच्चों ने भी जरेरा पंचायत से 3 किलोमीटर दूर पर जोदी टोला में प्राथमिक शाला तक स्कूल तो है, लेकिन उसके बाद छात्रों को पढ़ाई करने के लिए जरेरा आना पड़ता है। सड़क नहीं तो पढ़ाई नहीं। अब यह गांव के छात्रों की परेशानी बन गई है। किसी के बीमार होने पर उसे शहर तक लाना मुश्किल हो गया है, जिस कारण प्रशासन का अमला भी अब गांव के भीतर नहीं जा रहा है। तो अन्य विकास की बातें तो कोसों दूर दिखाई देती है। गांव के सरपंच भी इस मामले में परेशान दिखाई देते हैं और अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बयां करते हैं। सर, नए बच्चों ने तो 7 एडमिशन लिए हैं। अच्छा, ये बच्चे पहले कहाँ जाते थे पढ़ने के लिए? इससे पहले वो कुम्हारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। अच्छा, वहाँ से क्यों नाम कटा दिया इन्होंने? सर, रोड खराब होने के कारण वाहन नहीं आ पा रहे हैं। क्यों रोड क्यों खराब है? कैसी खराब रोड? सर, रोड कच्ची है और फिर क्या है, उसमें गिट्टी वगैरह डली है, मगर चलने लायक नहीं है। बन नहीं पाई सड़क नहीं बन पाई है। अच्छा, तो क्या परेशानी जा रही है उसमें? सर, हर बच्चों को परेशानी जा रही है। यहाँ से बहुत से बच्चे यानी कुम्हारी भी जाते हैं पढ़ने 9th 10th के, तो उनको भी परेशानी जाती है। लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक बन रही है? जरेरा से धापेवाड़ा पहुँच मार्ग। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि अभी अधूरा पड़ा हुआ है। कब से निर्माण कार्य चालू हुआ था इसका? ये निर्माण कार्य चालू हुआ था जनवरी फरवरी से, और मार्च के पहले सारा मटेरियल डाल दिया गया, उसके बाद कोई काम चालू नहीं है। अच्छा, निर्माण एजेंसी कौन है इसमें? PWD। क्यों अधूरा क्यों छोड़ दिया गया, अभी तक पूर्ण नहीं किया गया? सर, हमको इसकी जानकारी तो नहीं है, पर यहाँ पे ठेकेदार साहब है ठाकरे जी, उनसे बार बार मेरा संपर्क किया जा रहा है, पर वो मेरा फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको क्यों अटका हुआ है काम इसका? अबे तो प्रशासन ही बता पाएगा। तो आपने कभी बताया नहीं क्या किसी अधिकारी को? PWD के सारे अधिकारी से चर्चा हो चुकी है, मौखिक तौर पर मैं सबसे चर्चा किया हूँ। वो सिर्फ ये बोलते आ रहे हैं कि भाई 1 दिन और 2 दिन और, इन्हें बातों को टालते हुए आ रहे हैं बस। और सबसे बड़ी लापरवाही इसमें ठेकेदार की है। क्या परेशानी हो रही है अभी? सर, यहाँ पे स्कूल के बच्चे वो नहीं जा पा रहे हैं, और ये हमारे क्या समिति पड़ती जरेरा सोसाइटी, वहाँ पर टोटल रासायनिक खाद नहीं पहुँच पा रहा है। पूरे मामले पर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री RK ठाकरे बताते हैं कि जल्द ही इस विषय पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी और सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाएगा। 90 के दशक में नक्सलवाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के रास्ते बालाघाट पहुंचा, जो धीरे धीरे जिले के भीतर पैर पसारता गया। जो एक बार नक्सलवाद की राह पर चला वह वापस नहीं लौटा। इसके पीछे शायद मध्य प्रदेश शासन की नक्सलवाद को लेकर आत्मसमर्पण नीति भी बहुत हद तक कारगर कारण हो सकती है। बालाघाट रेंज के DIG RK डहरिया भी बताते हैं कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण की नीति और मध्य प्रदेश की नीति में थोड़ा अंतर है। इस कारण भी शायद नक्सलियों द्वारा छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण करने के ज्यादा आंकड़े बढ़े हैं अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश के। नक्सलियों को सरेंडर के लिए सबसे पहले तो जो नक्सली का जो कैडर होता है, उस हिसाब से उसके ऊपर जो इनाम की राशि है निर्धारित की जाती है, और यहाँ पे मिनिमम 2.5 लाख रुपए जो है एक सरेंडर नक्सली को दिया जाता है। और उसके अलावा अन्य सुविधा भी दी जाती है, जैसे उसको मकान के लिए जगह, खेती के लिए जगह, और रोपनी सैनिक के रूप में उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है, ताकि एक नियमित आय का साधन उसको मिलते रहे। और जीवन यापन के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा और खाद्यान्न सामग्री न्यूनतम दर में उपलब्ध कराने की सुविधा है हमारे यहाँ पर। DIG RS डहरिया बताते हैं कि नक्सली दल में जाने के बाद नक्सली बना व्यक्ति परेशान ही रहता है। वह जल्द नक्सलवाद को छोड़ना चाहता है, क्योंकि नक्सलवाद में उसे केवल जंगल और पूरे समय पुलिस की गोली का शिकार होने का डर बना रहता है। एक बार नक्सली बन जाने के बाद में मुझे तो ये समझ में यही आता है कि वो तो अपना जो जीवन है ग्रुप के साथ में ढोते रहता है, उसको कोई सुविधा तो मिलती नहीं है। बस वो उनके पिट्ठू उठा के और एक कलेक्शन एजेंट का काम करता रहता है नक्सलाइट। अगर मान लो पर्याप्त अमाउंट अगर उनको मिलता है सिलेक्शन उसमें सरेंडर करने के बाद, तो कोई आदमी चाहेगा कि जंगल बढ़ के। 1-2 सरेंडर नक्सली से जब हमने चर्चा की, तो जो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में सरेंडर हुए, तो उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि साहब वहाँ पे हम लोग किस तरह से जीते हैं, अगर यहाँ आने के बाद में बड़े
डीआईजी RS डहरिया के अनुसार नक्सली इन दिनों अपना विस्तार कर रहे हैं। इसी के कारण बालाघाट जिले में भी उनकी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। पुलिस विभाग द्वारा हमेशा ही नक्सलियों से मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की गई है कि वह नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। नक्सली यहाँ सरेंडर करना चाहेंगे? बिल्कुल स्वाभाविक है भाई, जब नक्सली अपने मुख्य धारा में आएगा तो वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ लाभ अर्जित करने की कोशिश करेगा। लाभ, उसको जो पर्याप्त लाभ और उसको सुविधा मिलेगी तो वो क्यों नहीं करेगा। तभी नहीं कर पा रहे, इसलिए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ज़्यादा सरेंडर। वहाँ पे बहुत बड़ी ना, बहुत अंतर है ना यहाँ से और वहाँ महाराष्ट्र और उसमें जो है बहुत अंतर है। वहाँ स्पेसिफिक है कि इस कैडर के आदमी कितना मिलेगा, इस कैडर के आदमी को कितना मिलेगा, इस कैडर के जो सरेंडर करता है उसको क्या क्या मिलेगा, सब स्पेसिफिक है। यहाँ पे मतलब कुछ है नहीं। 4 जुलाई को रूपझर थाना अंतर्गत बैहर रोड उकवा के पास सड़क दुर्घटना में घायल महिला वर्षा पति घनश्याम टेकाम 40 वर्ष निवासी चारटोला भंडेरी की इलाज के दौरान 11 जुलाई को जिला चिकित्सालय में मौत हो गई। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में महिला के पति घनश्याम टेकाम की पहले ही मौत हो चुकी है। कोतवाली थाना अंतर्गत बुधवार की रात्रि 11:30 बजे बालाघाट से कटंगी जा रही ट्रेन के सामने कूदने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक चेतराम पिता धनीराम उइके उम्र 45 वर्ष थाना गढ़ी पारसटोला निवासी है, जो कि बालाघाट में रहकर एक मकान में चौकीदारी कर रहा था और बीते दिनों से लगातार शराब पी रहा था। शायद शराब की वजह से वह किसी मानसिक परेशानी में रहा होगा और इस घटना को अंजाम दिया। रात में बालाघाट से कटंगी जो ट्रेन जा रही थी, तो उस ट्रेन के सामने उस ड्राइवर ने एक शिकायत दिया, मकसूद खान करके कोई है, कि ट्रेन के सामने कूद कर एक अज्ञात व्यक्ति मर गया करके। उसमें मर कायम करके जांच कर रहे हैं। वारासिवनी अनुभाग के 98 मीटर वाचक को अनुबंध समाप्त होने के 2 माह पूर्व ही निकाल दिया गया है, जबकि बालाघाट बैहर अनुविभाग के मीटर वाचक कार्यरत हैं। वारासिवनी अनुविभाग के मीटर वाचकों ने गुरुवार को विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर यथावत रखने की मांग की है और भेदभाव करने का आरोप भी लगाया है। जो मीटर वाचक वारासिवनी डिवीजन में कार्यरत हैं, उनका 30/6 को अनुबंध समाप्त हो चुका है, जबकि एसी के अंतर्गत में 3 डिवीजन आते हैं, बैहर, वारासिवनी, बालाघाट। तो बालाघाट में अभी भी मीटर वाचक 31/8 तक के लिए कार्यरत हैं, क्योंकि वारासिवनी संभाग में 30/6 को जो आदेश जारी हुआ है उसके अंतर्गत सारे मीटर वाचकों को बाहर कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि हमें भी 31/8 तक के लिए रखा जाए। लालबर्रा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनबिहरी स्थित शिव मंदिर प्रांगण में 11 जुलाई को ग्रामीण जनों के द्वारा श्रद्धा भक्तिभाव के साथ शनिदेव की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम ग्रामीण श्रद्धालुओं के द्वारा शनिदेव की शोभा यात्रा निकाली गई, जो मां शीतला माता मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद ग्राम की प्रमुख गलियों का भ्रमण करते हुए स्थापना स्थल शिव मंदिर प्रांगण पहुंची। पद्मेश से चर्चा में ग्राम पंचायत पनबिहरी सरपंच प्रतिनिधि वीरेंद्र बनवाले ने बताया कि शिव मंदिर प्रांगण में शनिदेव की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा राजस्थान जयपुर से लाई गई है। बनवाले ने बताया कि शनि का प्रकोप हर जगह रहता है, जिसे दूर करने के लिए श्रद्धालुओं के द्वारा शनिदेव का पूजन अभिषेक किया जाता है। इस उद्देश्य से यह प्रतिमा स्थापित की गई है। इस आयोजन के दौरान हवन, पूजन, अभिषेक के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। शनिदेव महाराज का शिला स्थापित की गई है। जी, कहाँ से आई मूर्ति? ये जयपुर से आए हैं। शनि का प्रकोप तो पूरा ही हर जगह रहता है। यहाँ शनि मंदिर इस क्षेत्र में नहीं है, तो हमारे मंडलीय चाचा लक्ष्मी चंद बनवाले द्वारा यहाँ शिव मंदिर प्रांगण में शिला स्थापित की गई है।
हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम पिपरिया में विद्युत मोटर करंट से एक युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रूपचंद मोहारे उम्र 18 वर्ष निवासी डोगर गांव रामपायली जो कि विद्युत ठेकेदार के पास मजदूरी का कार्य करता था, 11 जुलाई को दोपहर को 11 केवी विद्युत लाइन ट्रांसफार्मर में कार्य करते समय करंट लगने से उसकी मौत हो गई। लालबर्रा स्थानीय जनपद पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में 11 जुलाई को दोपहर 1 बजे से पीसीओ सचिव एवं रोजगार सहायकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों के द्वारा पीसीओ सचिव एवं रोजगार सहायकों को श्रमिक कार्ड, संबल कार्ड सहित अन्य योजना अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक जानकारियों से अवगत कराया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि श्रमिक कार्ड उन्हीं पात्र हितग्राहियों का बनवाएं जो श्रमिक की श्रेणी में आते हैं और संबल कार्ड योजना का लाभ उन पात्र हितग्राहियों को प्रदान करना है जिनकी 2.5 एकड़ से कम खेती है। अधिकारियों के द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों के सचिवों एवं रोजगार सहायकों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। लालबर्रा स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभा कक्ष में 11 जुलाई को दोपहर 1 बजे से विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर शासन के निर्देशानुसार खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टी.सी. मेश्राम की उपस्थिति में जागरूकता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मेश्राम ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसी के तहत लोगों को छोटा परिवार होने के फायदे समझाने और परिवार नियोजन की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 11 अगस्त तक जागरूकता पखवाड़ा मनाया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम शुरुआत हुआ है और आज के बाद से लगातार नियमित रूप से बर्थ कंट्रोल के लिए या नियंत्रण करने के लिए जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें इस अस्पताल से रोज भी नियमित रूप से परिवार नियोजन के कैंप लगेंगे। हर शनिवार को कैंप होगा और हर शनिवार के अलावा हर दिन भी पुरुष नसबंदी किए जाएंगे। तो पुरुष नसबंदी के साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों के रोकथाम के लिए दूसरा साधन और जो है उस संबंध में बताया गया है। वारासिवनी थाना अंतर्गत 17 जून को अज्ञात बोलेरो वाहन की टक्कर से पति पत्नी की मौत हुई थी। उसके बाद डोंगरिया ग्रीन वैली स्कूल के पास मेडिकल संचालक की 26 जून को अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हुई थी एवं धोबीटोला बुदबुदा में बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया था। घटना घटित हुए काफी दिन हो गए हैं लेकिन आरोपी पुलिस के शिकंजे से दूर है, यानी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जिससे परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। परिजनों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। तीनों में आरोपी अज्ञात हैं। अज्ञात वाहनों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस का सहारा लिया जा रहा है और मुखबिरी हमने इस संबंध में मामूल किए हुए हैं। इन दुर्घटनाओं का जो कारण हमें सामान्य रूप से समझ में आया है, चूँकि रोड नया बना है, हाईवे निकल रहा है और लेकिन इसके अंदर जो वारासिवनी शहर है इसके अंदर जो पासिंग वे दिए हुए हैं, यानी एक रोड से दूसरे रोड पे जाने के लिए, वो बहुत पास में है। क्योंकि गांव की जब पब्लिक शहर में गाड़ी चलाने के लिए आ रही है तो वो उसके साथ में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है। मेरा विचार है, मैंने इसलिए पत्राचार भी किया हुआ है, नगर पालिका को भी लिखा हुआ है इस संबंध में। माननीय कलेक्टर महोदय के लिए भी मैंने पत्र जारी किया है कि जो पासेस वे दिए हुए हैं हाईवे के बीच से शहर के अंदर, वहाँ पर जो है उनको बंद किया जाए। कम से कम आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के बाद में पासेस वे दिए जाए उसको। प्रेम संबंधों के चलते गर्भवती हुई महिला के गर्भपात के दौरान मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। कटंगी पुलिस ने आरोपी थानसेह मर्सकोले 30 वर्ष मोगांव नांदी निवासी के खिलाफ मामला कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। 10 जुलाई को घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी खोज पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फॉर पावर एम्प्लॉयमेंट इंजीनियर ने गुरुवार को मध्य प्रदेश संयोजक वीके परिहार को अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान इस संगठन में शामिल हुए विद्युत विभाग में कार्यरत समस्त संविदा कर्मचारी और अधिकारी शामिल रहे। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयमेंट इंजीनियर के प्रदेश संयोजक वीके परिहार ने बताया कि कर्मचारियों के नियमितीकरण, जिससे कि विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके, इसके लिए नियमितीकरण की मांग हमारे संविदा कर्मचारी लगातार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश संयोजक वीके परिहार ने बताया कि नियमितीकरण एक प्रमुख मुद्दा है। आज संविदा का नियमितीकरण और अन्य आउटसोर्स के लोगों का भविष्य सुधारने के लिए नई रीति बनाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई है। मुख्य रूप से जो मांगे हैं वो हमारे जो सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है नियमितीकरण। नियमित लोग नहीं है हमारे यहाँ, सबसे बड़ा
दिक्कत है, जिससे कि हम विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाएँ। तो नियमितीकरण एक मुख्य मुद्दा है, जिसमें कि आज की डेट में संविदा का नियमितीकरण और आउटसोर्स के जो लोग हैं उनका भी भविष्य सुधारने के लिए उनकी नीति बनाने की मांग इन लोगों की है। वो हमने अभी मुख्यमंत्री जी से और ऊर्जा मंत्री जी से भी चर्चा की है और इसकी मांग को हमने पुरजोर मांगा है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इसमें हम कार्रवाई करेंगे। वारासिवनी थाना अंतर्गत गर्रा निवासी एक 30 वर्षीय महिला रोशनी पंचेश्वर ने अपने पति, सास ससुर सहित अपने ससुराल के सभी लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर ससुराल पक्ष के लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छात्राओं से धोखाधड़ी करने वाले 3 शिक्षक को 1 साल का कारावास। जंगली सुअर का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को 1 साल का कारावास। दस्तक अभियान में खुली महिला बाल विकास की पोल, 37 कुपोषित बच्चे मिले। बदमेश की खबर का हुआ असर, जोधी टोला में लगा स्वास्थ्य शिविर। अपनों का इंतजार कर रहा नक्सली महिला का शव। ट्रेन दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत और गर्भपात के दौरान महिला की मौत, आरोपी फरार। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghategxpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।